दोनों के रूप में देख सकते हैं, अंतर बताओ के रूप में देख सकते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां कीमत यंत्र के माध्यम से निर्धारित करती हैं क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए। सभी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका उसका निपटारा, उसका सुझाव कौन देता है? कीमत। ठीक है, तो ये होती है बाजार अर्थव्यवस्था, क्योंकि सब कुछ कौन तय करता है? बाजार की शक्तियां। और बाजार की शक्तियां कौन होती है? कीमत। बाजार की शक्तियां मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति की शक्तियां जब साथ में मिलकर काम करती तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? कीमत यंत्र। और कुछ समझो, 2 नंबर में इतना पर्याप्त है। ठीक है, अगला कह रहे हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पे योजना बनाकर सरकार जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सब के लिए सरकार क्या करती है? योजनाएं बनाती है। जैसे अभी आप न्यूज में चल रहा होगा, समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए किसान कह रहे हैं सरकार से कि आप समर्थन मूल्य बढ़ा दीजिए। ठीक है, समर्थन मूल्य क्या होता है? बाजार में जो कीमत निर्धारित होती है वो कम होती है। कैसी होती है? कम। और उस कीमत पे जो किसान है उनको पर्याप्त जो है संतुष्टि नहीं होती किसानों को, तो किसान के लिए सरकार क्या घोषित करती है? समर्थन मूल्य। और ये समर्थन मूल्य बाजार कीमत से कैसा होता है? ऊपर होता है। अगर बाजार में किसी वस्तु की कीमत मान लो 100 रुपए निर्धारित हो रही है और समर्थन मूल्य कितना है? 120 रुपए, तो ये किसने निर्धारित करा है? सरकार। तो सरकार जब योजना बना के क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, हर आर्थिक निर्णय सरकार योजना बना के लेती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। क्लियर? अगला प्रश्न है कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। आगे ही मिल गया है आपको, 1 नंबर के प्रश्नों में मिल गया है कि वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, पहली इकाई से इतनी मिली, दूसरी से इतनी मिली, तीसरी से इतनी मिली, सबको जोड़ दिया गया, सबका योग कर दिया गया, तो हमको क्या मिल गई? कुल उपयोगिता। इसको लिखने में क्या समस्या है? अब ये उपयोगिता लिखते लिखते कभी कभी आप पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हो, उपभोग की जगह कभी उत्पादन लिख देते हो, कभी ऐसा मत करो बेटा। उपयोगिता का कंसेप्ट है तो कौन उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता। ठीक है, क्या मिलेगी? उपयोगिता। तो हर कुछ मत लिखो, वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जब हम योग कर दें तो क्या मिल जाती है? कुल उपयोगिता मिल जाती है। ठीक है, अगला कह रहे हैं सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। समझ में आ गई? अगला है अनादिमान वक्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अनादिमान वक्र का मतलब वही है आपका तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इसके सारे नाम है ये। अब इसकी 2 विशेषताएं इसी पेपर में लिखी हुई है। ठीक है, लिखिए, आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखी होगी। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ तटस्थता वक्र की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या होती है? तटस्थता वक्र में दाएं बाएं एक बार देख लें, अपन सही कर रहे हैं। बाएं से दाएं हमने देख लिया। एक बार और देख लेते हैं। ओके मैम, अगर आपने आपकी कॉपीज देखी होगी जो जहां मैंने चेक किया है, तो जहां आपने विशेषता लिखी वहां मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। आप क्यों नहीं बनाते? ये रहा हमारा तटस्थता वक्र, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। ये कैसा है? उन्नतोदर। मूल हमारा ये रहा मूल बिंदु, इसके प्रति क्या है? उन्नतोदर। तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, अक्षों को स्पर्श ना कभी अक्षों को स्पर्श करते, और प्रत्येक बिंदु को समान संतुष्टि देते। हाँ, वेरी गुड। तटस्थ वक्र के हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। और ऊंचा उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि दर्शाता है। वेरी गुड। ऊंचा उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि को बताता है। हम जितना बिंदु से जाएंगे हमारी संतुष्टि का स्तर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जिसमें ज्यादा उदासीनता वक्र होते हैं उससे उदासीनता मानचित्र। हाँ, एक से ज्यादा उदासीनता वक्र एक साथ प्रदर्शित किए जाए तो उदासीनता मानचित्र। ये तैयारी बताती है। आप इन्होंने इतना पढ़ के आए थे, इन्होंने जो पढ़ा वो प्रश्न नहीं आया तो थोड़े नंबर कम आ गए, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है ना। हो सकता है आपने जो आज पढ़ा, ऐसा नहीं बोलना मैडम हमने तो जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, फाइनल में आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब तो उनसे ज्यादा तो क्लेम में कर सकती हूँ कि मैंने 2 कॉपियां भरवा दी, उसके तो नंबर आप लाए। मैं बोल रही हूँ क्या बात? चलिए ये हो गया। तो उदासीनता वक्र की विशेषताएं हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं?
उत्तर आगे लिखा हुआ है ना। स्थाना एक वस्तु के स्थान पे जब हम दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। चाय और कॉफी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये अल्पकाल से संबंधित नियम होता है। ये क्या बताता है कि एक साधन जो है वो हम परिवर्तित करेंगे और बाकी सारे साधन को क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे। तो हमें 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है, पहले बढ़ते हुए, फिर समता नियम और फिर घटते हुए प्रतिपद। अगला है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की 2 विशेषताएं लिखी, ये आगे लिखी हुई है, मैंने बता दी। AR इक्वल टू MR, बहुत सारे क्रेता, एक बच्चे ने लिखा है एक क्रेता और बहुत सारे विक्रेता। क्या लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिखना है, क्या होता है क्रेता, क्या होता है विक्रेता, बिना सोचे समझे लिखना है। क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। वस्तु कैसी होती है, समान होती है। फर्म कीमत स्थिर होती है और कीमत कौन निर्धारित करता है, उद्योग। और कौन उसको ग्रहण करता है, फर्म। यातायात लागतें शून्य होती है, वस्तु समरूप होती है। विज्ञापन व्यय शून्य होता है क्योंकि समरूप वस्तु है, तो फिर क्या विज्ञापन की जो ये बना रहा है वही मैं बना रहा हूँ, इससे घट लो या उससे घट लो, ऐसा विज्ञापन बनाना पड़ेगा। कीमत भी कैसी होती है, स्थिर होती है। कीमत स्थिर, कीमत जो होती है वो AR के बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखना। कीमत किसके बराबर होती है, AR मतलब औसत आगम। कीमत किसके बराबर होती है, औसत आगम के बराबर होती है। तो इसीलिए जब कीमत AR के बराबर होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबरी में क्या होता है, MR। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ये दोनों कर्व क्या होते हैं, बराबर होते हैं और OX अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्र क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही मांग वक्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। बहुत आईएमपी प्रश्न है, अभी नहीं पूछा तो आगे पूछ लेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र कैसा होता है, तो पूर्णतः लोचदार होता है, OX अक्ष के समानांतर होता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, आप पढ़ लीजिएगा। इसकी 12 विशेषताएं लिखाई मैंने और 12 ही पढ़िएगा क्योंकि वो 2 तो पूछेंगे लेकिन बाकी की 10 कहाँ पूछेंगे। कोई रिक्त स्थान में पूछेंगे, कोई जोड़ी बनाओ में पूछेंगे, कोई सत्य असत्य में पूछेंगे, ठीक है। तो इतना लकीर का फकीर नहीं बनना, सब कुछ पढ़ना है। अगला है लाभ अधिकतमकरण की 2 शर्तें लिखिए। लाभ अधिकतम कब होता है, भाई अगर हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते तो भी हमको लाभ तो पता था ना क्या होता है। अगर मैं एक व्यापारी हूँ तो मुझे लाभ कब होगा कि मैं जितने में बना रही हूँ उससे ज्यादा मैं बेच दूँ तो मेरा लाभ हो जाएगा। जितने में बना रही हूँ उससे ज्यादा मैं बेच दूंगी तो लाभ हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल अर्थशास्त्र वाली बात नहीं कर रही, सामान्य बात कर रही हूँ। तो जितने में मैं बना रही हूँ उसको हम क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में, लागत। और जिसको हम बेचते हैं तो बेच के क्या मिलती है, आगम। तो हमको किसको कंपेयर करना है, हमारी लागत को और हमारी आय को। किसकी तुलना करना है हमको, हमारी लागत की और हमारी आय की तुलना करना है कि हम जितना पैसा लगा रहे हैं उतनी हमको आय मिल रही है कि मिल रही है, ठीक है। तो अब जब हम तुलना करेंगे तो लाभ की तुलना करने के लिए हम हमेशा औसत से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं, औसत से। तो अब हम 2 चीजें तुलना करेंगे, औसत लागत की और औसत आगम की। किसकी तुलना करेंगे, औसत लागत की और औसत आगम की। इसको आप जरूर नोट कर लेना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। लाभ जानने के लिए हम तुलना करते हैं औसत लागत, इसको क्या कहते हैं, औसत लागत को हम AC क्या कहते हैं, AC। इसकी तुलना हम करते हैं औसत आगम AR। औसत आगम को या आय को क्या कहते हैं, AR, एवरेज रेवेन्यू। इन दोनों की तुलना करते हैं। अब देखिए इनकी तुलना करना है, 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या होती है कि जितनी औसत लागत है, जितने की मैंने पैसा खर्च करा उतना की उतना मुझे क्या मिल गई, आय भी मुझे उतनी हो गई। मैंने 10 रुपए लगाया, मुझे 10 रुपए मिल गए, सामान्य लाभ। इसको बोलते हैं सामान्य लाभ। क्या कहते हैं इसको, क्या आपको आया ना प्रश्न, सामान्य लाभ किसे कहते हैं, आप सुन लो किसे कहते हैं। जब AR और AC बराबर होते हैं तो क्या मिलता है, सामान्य लाभ। अब एक बात बताओ, अब दूसरी स्थिति देखो। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह है कि आपने लगाए थे 10 रुपए और आपको मिले आपको
मिले 7 रुपए। कितने मिले? 7। आपका खर्चा था 10 रुपए और आपने बेचने गए तो आपको मिले 7 रुपए। तो क्या हो रही है? हानि। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हानि। आप इस हानि में रहना चाहते हो क्या? नहीं। आप यहाँ रह सकते हो? यहाँ रह सकते हो ना? अगर सामान्य लाभ आपको नहीं मिलेगा तो आप उत्पादन करोगे क्या? नहीं। अब आपसे कोई पूछे सामान्य लाभ क्या होता है तो आप यही उत्तर लिखेंगे जब कि सामान्य लाभ वह लाभ होता है जो मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा तो उत्पादक उत्पादन करना छोड़ देगा। लिखना है और लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? जो हम समझ सकते हैं वो सब लिख सकते हैं। ये कोई कवि की कविता नहीं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता बहुत अच्छी भाषा में लिखेंगे। अर्थशास्त्र बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है, जो आपको समझ में आ रहा है उसको अच्छी भाषा में आप लिख दो। सामान्य लाभ वो लाभ होता है जो उत्पादक को मिलना जरूरी है, अगर नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन करना छोड़ देगा। जब उसकी औसत लागत उसकी औसत आय से क्या हो जाती है? ज्यादा, तो उसे हानि होने लगती है। और कब तक वो उत्पादन करता है? जब तक कि AC और AR अगर बराबर है, सामान्य लाभ उसको मिलना जरूरी है। ठीक। अब एक और कंडीशन है, आपने एक और चीज देखी थी, असामान्य लाभ। क्या सुना था? असामान्य पढ़ा लाभ। है? आपके पेपर में लिखा था? कॉपी में तो लिखने के बाद आप पढ़ते ही नहीं हो कुछ, सीधे पेपर में देखते हो कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो पेपर में तो पढ़ा होगा ना असामान्य लाभ क्या होता है। असामान्य लाभ वो होता है जब, अभी आपने कोरोना में देखा होगा, कोरोना के पहले आपने 2-3 चीजों के नाम ज्यादा नहीं सुने होंगे। मेडिकल वाला कभी सैनिटाइजर पे इतना ध्यान नहीं देता था, बहुत हाईफाई लोग जो है सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखा करते थे। ठीक है, या आपने मास्क वगैरह नहीं देखे होंगे? नहीं देखे मैं। हाँ। जितना प्रोडक्शन साना ने तो बहुत जितना कुछ देख लिया। प्रोडक्शन ड्यूरिंग कोविड आपने जो है मास्क का देखा, उसके पहले कभी नहीं देखा था। तो उस समय जिसने मास्क बनाया उसको कैसे मिलेगा? असामान्य लाभ, बहुत सारा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई इसकी मांग कर रहा है। सैनिटाइजर की मांग बहुत बढ़ गई, अचानक बहुत बढ़ गई, और मास्क की मांग जो है अचानक बढ़ गई। तो इसलिए जब आपकी लागत कम है लेकिन आपकी आय बहुत ज्यादा हो जाए उस लागत की तुलना में, तो उसको क्या बोलते हैं? असामान्य लाभ। आपने कोई चीज 10 रुपए की बनाई और वो 100 रुपए की बिक गई। क्या हो गई? 10 रुपए की बनाई और 100 रुपए की बिक गई। ठीक है, पंडित मिश्रा ने कह दिया भाई ये चढ़ाना है भगवान शंकर को, तो आपको परीक्षा में पास हो जाओगे। तो फिर आप वही ढूंढ रहे हो बाजार में, आपने कितनी मांग कर दी है ना। बिल पत्ती के पेड़ बेचारे तोड़ दिए लोगों ने, बिल पत्ती। तो बात समझ रहे हो ना कि अगर कोई वस्तु जो है उसको आपने सस्ते में बनाया था, इसकी लागत बहुत कम है लेकिन वो बहुत ज्यादा कीमत पे बिक रही है बाजार में, तो आपका लाभ होगा, उसको कहेंगे असामान्य लाभ। क्या कहेंगे? असामान्य लाभ। बात समझ में आ गई? ये 3 प्रकार की स्थितियां होती है लाभ को देखने की। सामान्य लाभ जहाँ पे औसत लागत और औसत आय बराबर होती है, उसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। यह वो लाभ होता है जो एक उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये लाभ नहीं मिलेगा तो उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन करना छोड़ देगा। असामान्य लाभ वो होता है जब लागत की औसत लागत की तुलना में औसत आय ज्यादा होती है, इसे हम असामान्य लाभ कहते हैं। जब औसत लागत ज्यादा है औसत आगम से, तो ये हानि की स्थिति होती है। लागत ज्यादा है तो हानि। भैया आपने 10 में बनाया था, 10 में बिका ही नहीं। 10 में बनाया था, 10 में नहीं बिका, तो आप कैसे ना कैसे करके उसको बेचोगे ना, सेल लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, जो भी है, तो उसको क्या कहते हैं? हम हानि कहते हैं। अगला प्रश्न, कितने प्रश्न हो गए? 11। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग अधिक है? हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग अधिक है? पूर्ति से, जब उसकी पूर्ति की तुलना में उसकी मांग क्या हो जाती है? ज्यादा होती है। अच्छा, ऐसा कि आपको क्या लगता है कि पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होती होगी तो कब होगा? उस समय कीमत की क्या स्थिति होगी? कीमत देखो मैं समझाती हूँ आपको, कुछ ज्यादा होगी तो कीमत यहाँ पे देखिए। मांग वक्र और पूर्ति वक्र जानते हैं ना आप? ये कौन सा वक्र है? कौन सा वक्र है? ये मांग। ये कौन सा वक्र है? मांग वक्र। ये कौन सा वक्र है? पूर्ति। ये मैंने एस क्यों लिख दिया पूर्ति पे? सप्लाई। और मांग पे डी क्यों लिख दिया? डिमांड। इतनी तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। डिमांड, डी और डिमांड। डिमांड मतलब मांग, एस और सप्लाई। अब मांग और पूर्ति वक्र ने एक दूसरे को ई बिंदु पे काटा है। ई जो है ये साम्य का बिंदु होता है, संतुलन का बिंदु होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बिंदु जो है ये कीमत
10। 10। सामने कीमत कितनी है? 10। अब कीमत 10 रुपए की जगह अगर 5 रुपए हो जाती है, देखो कीमत 10 रुपए की जगह कितनी हो गई? 5 रुपए। अब मैं इधर जाके देखती हूँ क्या हो रहा है। इधर जाके क्या हो रहा है पता है? ये हो रही सप्लाई और ये रही डिमांड। और ये जो ग्रेड है हाँ। इसको क्या कहते हैं? अधिमांग। अधिमांग। क्या कहते हैं? अधिमांग। अगर अगली बार कोई पूछ ले कि अधिपूर्ति किसे कहते हैं, तो अगर मान लो कीमत कितनी हो गई? 15 रुपए। कितनी हो गई? 15। तो हर कोई उत्पादक चाहेगा कि मैं पूर्ति ज्यादा करूं। तो अब इसमें देखो आप क्या, मांग तो यही रह जाएगी, वो पूर्ति क्या है? यहाँ आ जाएगी। इसको बोलेंगे अधिपूर्ति। क्या कहेंगे इसे? अधिपूर्ति। इसे क्या कहेंगे? अधिमांग। अधिमांग वो होती है जब पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कीमत क्या होती है? कम। इसे हम कहते हैं अधिमांग। ये चित्र बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में कभी करेंगे इसको पेपर पे।